हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता का लास्ट क्लास है आज। और आज हम सब पढ़ेंगे क्या क्या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहला पॉइंट हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये दो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि पूछा जाता है 101%। 100 से अधिक उम्मीद है क्या पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा। तो हम लोग पहला ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, उनके बाद पढ़ेंगे कार्बन 14 विधि, उनके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या अभिलेख। ये 4 पॉइंट को पढ़ के आज का क्लास को समाप्त करेंगे और अध्याय को भी समाप्त कर देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को। अध्याय 1 है आपका, अध्याय 1 सभ्यता। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे क्या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। सबसे पहले धार्मिक जीवन क्या होता है? कोई भी धर्म, कोई भी सांस्कृतिक चीज से रिलेटेड होता है। तो वही बात करें हड़प्पा सभ्यता में किस धर्म से जुड़े हैं, किस काम को करने में रुचि रखते हैं, किस संस्कृति में सबसे अधिक प्रभाव होता है हड़प्पा वासियों को। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर लिंग योनि की पूजा की जाती थी। लिंग योनि की पूजा की जाती थी। पहला क्या यहाँ पर लिंग, इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में सबसे पहला है क्या यहाँ पर हड़प्पा वासियों द्वारा लिंग योनि की पूजा की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान था लिंग योनि का। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है यहाँ पर पीपल जैसे विभिन्न पेड़ों की भी पूजा होती थी। दूसरा क्या, यहाँ पर पीपल जैसे विभिन्न पेड़ों की भी पूजा की जाती थी। तीसरा क्या है आपका, तीसरा पर यहाँ पर गर्भाशय की पूजा की जाती थी। गर्भाशय की पूजा की जाती थी। यहाँ पर हड़प्पा में कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मंदिर का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। ये 4 पॉइंट को आप बढ़ा करके भी लिख सकते हैं और बढ़ा करके लिख भी सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। लिंग योनि की पूजा की जाती थी, आपको साफ साफ लिखना है, हम लिख रहे हैं इसीलिए।
थोड़ा अधिक लंबा क्लास प्लस 4 क्लास एक दिन में लेना पड़ता है, और हालांकि 2 घंटा तो फिक्स है और 2 घंटा लिखना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट, दर्द, तकलीफ। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बात अंतिम में होगा, पहले पढ़ाई। तो लिंग योनि की पूजा की जाती थी। लिंग योनि की पूजा क्यों की जाती थी मेरे भाई? क्योंकि वहां पर लिंग योनि को एक विशेष स्थान दिया गया था। लिंग योनि को एक विशेष स्थान दिया गया था। यहाँ पर पत्थर की भी पूजा की जाती थी, शिव की पूजा भी की जाती थी। यहाँ पर शिव, पार्वती की पूजा की जाती। यहाँ पर शिव पार्वती की भी पूजा की जाती थी। शिव पार्वती की भी, यहाँ पर पत्थर की भी पूजा की जाती थी। किसका? पत्थर का भी। हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि आप इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं, कैसे लिखना है वो भी बता रहे हैं। क्या शिव पार्वती, सबसे पहले आपको लिखना है शिव पार्वती का टॉपिक कैसे बैठाना है आपको। हड़प्पा सभ्यता में शिव पार्वती की भी पूजा की जाती थी हड़प्पा वासियों द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया था। वही बात करें आपका मंदिर का प्रमाण, आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता में किसी भी और कोई भी प्रकार का मंदिर अभी तक नहीं मिला है। इसमें लिखना है गर्भाशय की। यहाँ पर हड़प्पा से मिली गर्भाशय का प्रमाण जो मिला हड़प्पा से मिला है, तो वही लिखना है। यहाँ से मिली गर्भाशय की भी पूजा की जाती थी, माता के गर्भाशय की भी पूजा की जाती थी। वही इसके बाद पेड़ के बारे में लिखना है। क्या हड़प्पा वासियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे बरगद, पीपल जैसे अलग अलग प्रकार के पेड़ों की भी पूजा की जाती थी। तो ये हो गया कुछ 5 पॉइंट, और धार्मिक जीवन में इसी को लिखना है, और 4 पॉइंट ही लिखना है, 5 नहीं 4 पॉइंट। और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या अब, इसका धार्मिक जीवन हो गया। अब पत्तन पढ़ लेते हैं, उनके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं पत्तन। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन। पहला पतन क्या है आपका? बाढ़। क्यों बाढ़ है? क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण यह सभ्यता पूरी तरह से बाढ़ के अधीन हो गया और इस सभ्यता का पतन हो गया। पहला क्या था कारण आपका? बाढ़। पहला कारण क्या था मेरे भाई? क्या था पहला कारण? क्या था मेरे भाई? क्या था? बाढ़ था। पहला कारण बाढ़ था। दूसरा क्या है आपका? भूकंप। भूकंप क्यों? देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता एक बंजर भूमि होने के साथ साथ यह एक वैसा भूमि था जहां पर बहुत अधिक भूकंप आता था, इसलिए यह सभ्यता भूकंप आने के कारण यह सभ्यता का पूरी तरह से अवक्षय हो गया और पतन हो गया। तीसरा है आपका बाहरी आक्रमण। तीसरा है आपका बाहरी आक्रमण। तीसरा क्या है? बाहरी आक्रमण। चौथा है वैश्विक महामारी। बाहरी आक्रमण क्या है? क्या हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक विकसित था। हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक विकसित सभ्यता था, जिसके कारण यह सभ्यता में अर्थव्यवस्था बहुत उच्च गतिविधि से चल रही थी, जिसके कारण यह सभ्यता पर बाहरी लोगों द्वारा
आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया, बाहरी व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया, दूसरे देश के द्वारा आक्रमण किया गया, जिसके कारण आक्रमण के दौरान सभी व्यक्तियों का मृत्यु हो गया और यह सभ्यता पूरी तरह से पतन हो गया। चौथा है वैश्विक महामारी। उस समय हड़प्पा सभ्यता जब था, उस समय कोई दवा नहीं था, कोई औषधि नहीं था, न ही कोई जड़ी बूटी उस समय प्रचलित था। 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग हड़प्पा सभ्यता का समय पीरियड, समय काल था, जो कि यह काल में कोई भी औषधि का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि उस समय वैश्विक महामारी क्या है, उस समय जो भी वायु संक्रमण रोग है, वायु संक्रमण रोग, जल संक्रमण रोग, जैसे हो गया हप्सी, दमा, मलेरिया, इस प्रकार का रोग का उद्गम हुआ और वहाँ के लोगों को इस बीमारी का प्रभाव हुआ, जिसके कारण यहाँ के लोग धीरे धीरे मृत्यु के शिकार हो गए और मृत्यु हो गई, जिनके कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया, पतन हो गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ही नहीं रहेंगे किसी क्षेत्र में, तो साफ सा शब्द में जाहिर सा अर्थ है, क्या वह क्षेत्र का पतन होना तय है, फिक्स है, निश्चित है। तो वही बोल रहे हैं। पहला क्या है, बाढ़। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसलिए डिफिनेशन आपको लिखना है, क्या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु नदी में अचानक अधिक बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया और यह सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो गया। दूसरा क्या है आपका, भूकंप। आपको लिखना है डिफिनेशन, परिभाषा। क्या हड़प्पा सभ्यता एक बंजर भूमि के समान था, एक बंजर भूमि था जिसमें भूकंप अधिक आता था, अधिक और बार बार आता था, जिसके कारण हड़प्पा वासियों का भूकंप आने के कारण हड़प्पा वासियों का घर पलायन हो गया, और पलायन यानी गिर गया, हड़प्पा वासियों का घर गिर गया और हड़प्पा वासी के लोग पूरी तरह से नष्ट और मृत्यु हो गए, हड़प्पा वासियों का मृत्यु हो गया। भूकंप आपको साफ साफ शब्दों में अगर नहीं समझ में आया भूकंप, तो लिखना है, हड़प्पा सभ्यता एक बंजर भूमि था जिसमें अधिक भूकंप आता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई और वह सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा है आपका बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण आर्यों का आक्रमण होता था, आर्यों का आक्रमण होता था। आर्य कहाँ से आते थे? मध्य एशिया से आते थे, मध्य एशिया से आते थे, मध्य एशिया से आते थे। आर्यों का आक्रमण होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। क्योंकि यहाँ हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता था, बहुत ही डेवलप कर रहा था सभ्यता, बहुत ही डेवलप कर रहा था। और इसका जो व्यापार होता था वो दो देशों से होता था। 3 देश के साथ मिलकर हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। वही अगला है आपका वैश्विक महामारी। जब वायु जनित रोग, जल जनित रोग जैसे बीमारी का उत्पन्न हुआ, उस समय हड़प्पा सभ्यता के वासियों को वह बीमारी हुआ और मृत्यु हो गया वहाँ के वासियों को। और मृत्यु होने के पश्चात बाद हड़प्पा वासी और हड़प्पा के स्थल जो है उनका विनाश हो गया और पतन हो गया। अगला है क्या आपका, अगला है अभिलेख। अगला है अभिलेख। अभिलेख सबसे पहले हम आपको पहले एग्जाम्पल अभिलेख का समझाते हैं। कोई क्षेत्र में अभिलेख क्या है, अच्छा से सुनिएगा। कोई क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक राजा हुआ करता था। वो राजा कुछ भी काम करता था तो वो किस पे लिखवाएगा? क्या वो जो भी काम को किया उसको पूर्वज याद रखने के लिए, हमारे जो भविष्य में पीढ़ी है वो याद रखने के लिए इस काम को, जो भी काम राजा कर रहा है उसको तो लिखना पड़ेगा कहीं पर। तो इसीलिए अभिलेख में लिखना प्रारंभ किया। अभिलेख क्या होता है? पत्थर और धातु पर लिखा जाता था
लेख को। पत्थर और धातु पर जो भी राजा द्वारा जो भी काम किया उसको लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहा जाता था। अभिलेख कहा जाता था। किसी पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख। किसी पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख, किसी पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई और मेरी बहन? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख जब भी कोई राजा द्वारा कुछ भी काम करवाया जाता था तो उसको कहाँ लिखवाया जाता था? अभिलेख में लिखवाया जाता था। अभिलेख में लिखवाया जाता था। कोई पत्थर पर लिख दिया, ऐसे कोई ये हुआ पत्थर, मान लीजिए यहाँ लिख दिया राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या काम किया? रोड निर्माण। रोड निर्माण कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई? यूपी से बिहार तक, ये लिख दिया। इसी को याद रखने के लिए अभिलेख का निर्माण किया गया। और राजा जो भी काम करते थे कहाँ लिखवाया जाता था? अभिलेख में लिखवाते थे। तो ये था अभिलेख। और कार्बन 14 विधि के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। समझ में आया? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। समझ में आया? कैसे समझ में आए? समझाएंगे तब। देखिए बोल रहे हैं ना, क्या कोई भी वस्तु का जब खोज किया जाता है, कोई भी वस्तु, ये वस्तु है, इतिहास का ये वस्तु है, इसका खोज किया गया और यह वस्तु में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा अधिक होगी, यह वस्तु उतनी ही नई मानी जाएगी। नया है ये वस्तु। जितना अधिक कार्बन की मात्रा है इस वस्तु में, अगर प्राचीन वस्तु है और खोजा गया है, प्राचीन वस्तु है, पुरानी वस्तु है और इसको खोजा गया है कहीं से, और इस वस्तु में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी, यह वस्तु उतनी ही नई मानी जाएगी, न्यू मानी जाएगी। और यह वस्तु में जितनी कार्बन की मात्रा कम पाई जाएगी, जितनी कार्बन की मात्रा कम पाई जाएगी, यह वस्तु उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो डिफिनेशन है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। अगला डिफिनेशन है क्या आपका? क्या किसी भी वस्तु में अगर कार्बन की मात्रा अधिक है, जितनी अधिक होती है वह वस्तु उतनी ही नई मानी जाती है, और उस वस्तु में जितनी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह वस्तु उतनी प्राचीन पुरानी मानी जाती है। तो वही डिफिनेशन आपको लिखना है। क्या क्या किसी भी वस्तु में जितनी अधिक C14 यानी कार्बन 14 विधि पढ़ रहे हैं तो C14, तो किसी भी वस्तु में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी, वह वस्तु उतनी ही नई मानी जाएगी। डिफिनेशन लिखना है क्या? किसी भी वस्तु में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह वस्तु उतनी ही नई मानी जाती है, और जितनी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है उस वस्तु में उतनी ही पुरानी मानी जाती है। साफ सा अर्थ है। उसी को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसी को कार्बन 14 विधि कहते हैं।
खोज, खोज इसका खोज किसने किया? B.F. लिवी, B.F. लिवी। कब? 1946, 1946 में B.F. लिवी, B.F. लिवी कब, कहाँ का था? अमेरिकन, अमेरिकन इतिहासकार, अमेरिकन इतिहासकार। कार्बन 14 विधि क्या है कि जिस वस्तु में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह वस्तु उतनी ही नहीं मानी जाती है, और जिस वस्तु में जितनी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह वस्तु उतनी प्राचीन पुरानी मानी जाती है। इसी को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। और कार्बन 14 विधि का खोज B.F. लिवी द्वारा कब? 1946 में किया गया था। कार्बन 14 विधि का खोज B.F. लिवी द्वारा 1946 में की गई थी, और यह एक अमेरिकन इतिहासकार था, अमेरिकन इतिहासकार था। तो आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? B.F. लिवी द्वारा, B.F. लिवी द्वारा खोज किया गया था। किसका? कार्बन 14 विधि का। कब किया गया था? 1946 में। कब किया गया था मेरे भाई बहन? 1946 में। और B.F. लिवी किस देश के इतिहासकार थे? किस देश के थे? अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। तो अभिलेख समझ गए, कार्बन 14 विधि समझ गए। तो ये था आपका आज का अंतिम क्लास। तो बताइएगा क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।